अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि एंजाइम ने अपना काम तो करना है, बट देर आर फैक्टर्स जो उसको या तो स्लो डाउन कर सकते हैं या उसको फास्ट कर सकते हैं। एंजाइम्स यूजुअली काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड फंक्शनिंग कंडीशंस। एंजाइम्स को काम करने के लिए कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, अदरवाइज उनकी एक्टिविटी और शेप दोनों इफेक्ट होती हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं और वो अब हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ आ जाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है इट स्पीड्स अप द रिएक्शन। होता ये है कि हीट जो है इट एड्स काइनेटिक एनर्जी विच एड्स टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड रिड्यूस द फर्दर एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एंजाइम दे वर्क फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक रेंज होती है टेम्परेचर की जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उस रेंज को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है हीट की वजह से जो आ रही है इट मेक्स द वाइब्रेशंस इन द एटम्स ऑफ द एंजाइम वे टू फास्टर। वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं जिसकी वजह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड इट लूजेस शेप एज वेल एज एंजाइम एक्टिविटी because the active site is no longer active and its shape is changed, so it cannot bind substrate in it। यानी कि सब कुछ ही बदल गया, एक्टिव साइट की शेप ही बदल गई, तो अब उसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड ही नहीं हो सकता। All of this is called denaturation and it could be completely irreversible। कि एक दफ़ा आपने एंजाइम को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया है क्योंकि दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो प्रोटीन्स जो हैं वो अपने वो टॉलरेबल रेंज के टेम्परेचर से ज़्यादा हीट अप कर दी जाए तो वो डीनेचर हो जाती हैं, वो परमानेंटली डीनेचर हो जाती हैं। यानी एंजाइम बस ख़त्म हो गया वहाँ पे, बस अब उसका कुछ नहीं हो सकता। So in a graphical form you can see that the enzyme activity continues to increase जब तक optimum temperature reached होता है, and जैसे ही टेम्परेचर उससे बढ़ता है enzyme activity drastically decreases and reaches zero within some time। दूसरा फैक्टर है substrate concentration। अब इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेकिन एक लिमिट तक। जब हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, यानी उसको ना हम कम कर रहे हैं एक रिएक्शन में ना हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जो सबस्ट्रेट है उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाई? कैन यू आंसर दैट? इसलिए कि जितने एंजाइम मॉलिक्यूल्स उस टाइम पे मौजूद होते हैं उन सब की सारी एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड। अब सारे के सारे एंजाइम बिजी हैं और हम सबस्ट्रेट ऐड कर भी दें तो कोई भी रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट जहाँ पे जाके रिएक्शन एक स्टेडी रेट में हो रहा होता है और उसके बाद कोई फर्दर इंक्रीज नहीं आ रहा होता, बेशक हम और सबस्ट्रेट भी डाल दें, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि यहाँ पे सैचुरेशन रीच हो गई है, या दिस पॉइंट इज सैचुरेशन। एंजाइम सैचुरेशन भी बोलते हैं उसे। इसके बाद द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट, कि वो एक स्टेडी स्पीड पे हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, अनलेस कि वो कंप्लीट हो जाए। ग्राफिकली देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड एंड देन आफ्टर सैचुरेशन इज रीच्ड इट कंटिन्यूज एट अ स्टेडी रेट। फिर नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास पीएच। हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है, जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर था उसी तरह एक ऑप्टिमम पीएच है जिस पे इट वर्क्स द बेस्ट। यूजुअली ऑप्टिमम पीएच जो है एक नैरो रेंज होती है विच कुड बी एनीथिंग बिटवीन पीएच स्केल ऑफ 1 to 14। 1 पे बहुत एसिडिक है और 14 पे बेसिक है, और इसमें से कोई भी रेंज हो सकती है। ज़्यादातर एंजाइम्स दे वर्क आइदर इन एसिडिक कंडीशंस और इन बेसिक कंडीशन। सो 1 to 7 हो सकती है, 4 to 7 हो सकती है, या फिर हम 12 to 14 कह सकते हैं। दे आर वर्किंग इन हाईली बेसिक कंडीशन। अगर पीएच में थोड़ी सी भी चेंज आए तो इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और फिर एंजाइम कोई रिएक्शन कैटेलाइज नहीं कर सकता। इसकी एक एग्जांपल है कि एन एंजाइम पेप्सिन जो हमारे स्टमक के अंदर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच में एक्टिव होता है, एंड अनदर एंजाइम दैट इज ट्रिप्सिन जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, उसकी ऑप्टिमम पीएच जो है वो
बेसिक है। तो जो पेप्सिन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर ही एक्टिव होगा और वहीं पे काम करेगा। इवन इफ पेप्सिन हमारे फूड के साथ मिल के इंटेस्टाइन में चला भी जाए तो जैसे ही उसकी ऑप्टिमम पीएच रेंज ख़त्म होगी वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो बेसिक पीएच में काम ही नहीं कर सकता। तो इस तरह से एंजाइम की पीएच जो है वो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकती है। अब आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि चेंज इन पीएच can affect the ionization of the amino acids at the active site। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन है क्योंकि इसके आगे पीछे उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। सो लेट मी टेल यू कि ये है क्या एक्चुअली। होता ये है कि एक्टिव साइट के ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ कुछ छोटी छोटी साइड चेन्स हैं और उन पे कोई ना कोई चार्ज है, आइदर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर पीएच चेंज होती है तो एक्टिव साइट की जो वो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनके साथ आके सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप्स में बाइंड करना है, उनका चार्ज चेंज हो जाता है। जब चार्जेस चेंज हो जाते हैं तो उसमें आके कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। बाइंडिंग हमेशा ऐसे होती है कि सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्जेस हैं और जो बाइंडिंग साइड के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो बाइंडिंग होती है। लेकिन अगर जो है एंजाइम की एक्टिव साइट के चार्जेस डिस्टर्ब हो जाएं, और आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड का यही मतलब है कि उसके ऊपर जो आयंस हैं, जो चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, तो वो एक्टिव साइट जो है वो रिपेल करेगी किसी भी सबस्ट्रेट को और कोई सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा और कोई वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी नहीं। तो दैट्स हाउ इट वर्क कि चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स इन द एक्टिव साइट।